अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज भी हम कुछ पाकिस्तान के सियासी मामलात को लेके बातचीत करेंगे। सबसे एक अहम चीज़ जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर में इजलास भी हुआ और उस इजलास में ये करारदाद भी पेश की गई, फैसला किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि अभी तमाम मुकदमात उनके क्लियर हो चुके हैं, वो रुकन असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं, तो पार्टी सदारत के लिए जो है कि अब जो पार्टी इलेक्शन होंगे उनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस अपनी सदारत के मनसब के ऊपर आ जाएंगे। और साद रफ़ीक साहब का नाम लिया जा रहा है कि सेक्रेटरी जनरल के तौर के ऊपर भी। और ये एक तजर्बा पाकिस्तान के अंदर कम कम देखने को मिला है। बाज़ ममालिक के तो है कि सियासी जमात और हुकूमती ओहदेदारान को अलग अलग रखा जाता है। माजी में बाज़ औक़ात हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा। तो क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसा तजर्बा करने जा रही है और ये कितना कामयाब रहेगा, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जो आज़ाद अरकान शामिल हुए थे उसको तस्लीम कर लिया। और जो पार्टी पोजीशन जारी की है नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की रिक्वेस्ट के ऊपर, उसमें तमाम वो अरकान आज़ाद जो PTI के सपोर्ट से कामयाब हुए थे उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में गिना गया है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को कौमी असम्बली के अंदर दूसरी बड़ी सियासी जमात डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जो बाज शरीफ साहब ने रिसेंटली कराची में विज़िट किया, तो वहाँ से जो मशवरे दिए गए हैं उनको पाकिस्तान में माशी बहाली के लिए, उसमें जो अडयाला जेल के बासियों के बारे में जो मशवरा दिया गया, ये जो चीज़ें होंगी इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में शेख रोहेल असगर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमें उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शेख साहब। और पहला जो सवाल है वो मियाँ साहब की ही इसी डिसीजन से कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि नवाज शरीफ साहब वापस सदारत के लिए जो है कि वो आ जाएंगे, सदारत संभाल लेंगे। तो आप समझते हैं कि ये तजर्बा उस तरफ जा रहा है कि हुकूमती ओहदे एक तरफ और सियासी ओहदे, सियासी जमात एक तरफ, और जो सियासी तौर के ऊपर नून लीग को थोड़ा सा धचका लगा है अभी इस इलेक्शन में भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर के ऊपर रिजर्व सीटें लेकर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वोट बैंक अभी भी शायद PTI का ज़्यादा बड़ा है, कि उसको रिवाइवल, उसकी बहाली में कामयाबी मिल जाएगी इनको। मैं सोच में पड़ा हूँ आपकी इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू को, और उसके बाद फिर आपने एक बड़ा डीप सा सवाल मुझसे कर लिया कि मियाँ साहब आ जाएंगे सदर की हैसियत से वापस अपने उस मुकाम पे जो उन्होंने छोड़ा था, और फिर उसके बाद ये होगा कि आप अपनी जमात को अलहदा कर देंगे और हुकूमत अलहदा कर देंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जमात का उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, जमात उसको मेरे ख्याल में शायद पूछ सकेगी। ये उस वक्त होता है जब जमात का जो प्राइम मिनिस्टर है या वज़ीर आज़म जो भी है, वो ऐसा शख्स हो जिसका कोई रिश्ता ना हो सदर के साथ, तो इतना करीबी रिश्ता था जिसमें गालबन करबला वो ये कहते हैं कि मैं जो भी इकदाम करता हूँ, मैं जो भी फैसला करता हूँ, मैं बड़े भाईजान से पूछ के करता हूँ। क्या होगा फिर, ये तो मेरे ख्याल में शायद मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। इस बारे में तो फिर या तो राना सनाउल्लाह साहब बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, या और जो वहाँ पे बड़े बड़े जो हैं रश्तू, वो इस पे बात कर सकते हैं। मैं इस बारे में तो मेरे ख्याल में शायद मेरी जो है वो वसअत बहुत कम है। ये बात जरूर है कि आप मुझे मेरे सफेद बालों की वजह से मुझे आप सीनियर रहनुमा कह देते हैं, तो मैं सुन लेता हूँ, लेकिन दिली दिल में हंसता जरूर हूँ। नहीं शेख साहब, आप हैं सीनियर सियासतदान है, आप पार्लियामान के अंदर रहे, बड़े अहम ओहदों के ऊपर रहे, बड़ी अहम स्टैंडिंग कमेटीज को चेयर हाँ किया। हाँ, ये बात मैं आपके इत्तफाक करता हूँ, सीनियर सियासतदान कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने सियासत शुरू की थी तब किसी को सियासत की अलग बे का नहीं पता था। ये आप कह सकते हैं। मैं नहीं तो ये इसमें बात शेख आपकी साहब सीनियर सियासतदान कहने में और मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा कहने में क्या फ़र्क है? क्या आप नहीं, मुस्लिम लीग नून बड़ा के फर्क साथ है, वाबस्ता इसमें बड़ा नहीं है, फर्क है। उसमें आप सीनियर? मेरे वालिद ने सियासत शुरू की 1962 में, चलता रहा। मैंने अपनी जाती सियासत की थी 1979 में, नौजवान था। आप ये कह सकते हैं कि मेरी उस हवाले से सीनियर सियासतदान हूँ, उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत छोटी जगह से उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ।
ये आप कह सकते हैं सीनियर सियासतदान आप कह सकते हैं, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा नहीं कर सकते। अगर मैं सीनियर रहनुमा होता तो मेरे ख्याल में सियासत में बड़े असूल होते हैं, हम्म। कायद होते हैं, उसमें कुछ वफादारियां होती हैं, इज्जत होती है। आज भी तो अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। हम्म। अगर मैं इतना ही काबल और इतना ही सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा होता तो मुझसे जो जीता था उसको मुस्लिम लीग नून में शामिल ना करते, हम्म। अपनी हार तस्लीम कर लेते। हम्म। लेकिन वो भी किसी अपनी ज़माने में मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, फिर छोड़ के फिर वापस आए। पाकिस्तान की सियासत में तो यही चल रहा है कि एक पार्टी इधर छलांग मैं लगाते हैं। इस बारे में ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब आप उससे दोनों सवालों में मैंने आपको जवाब दे दिया। हम्म। अब अच्छा तीसरा कोई सवाल आप मुझे करेंगे तो मैं अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक जो खुदावंद करीम ने मुझे अता किया है मैं आपको हम्म। उसका जवाब दे दूंगा। तो अब ये मेरा जवाब अच्छा, एक और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे जवाब होते हैं जिनसे मेरे दोस्तों को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, नाराजगी भी आती है। मुझे इसकी परवाह नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन कोई आप मुझे सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं नहीं, वो गुस्सा नाराज़गी वाली तो बात होनी भी नहीं चाहिए। वैसे दोस्तों में कभी कभी जो होता है कि सच्ची बात पे लोगों को गुस्सा आ जाता है। पाकिस्तान में कुछ कल्चर ऐसा है। ये बताएं कि ये मियाँ साहब अभी चाइना भी गए हुए हैं। बाज़ लोगों का ख्याल था कि ये सरकारी पहले एक तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद वहाँ पे कोई पाक चीन तल्लुकात के हवाले से, लेकिन अब तक जितनी मसरूफियात आ रही हैं वो सारी की सारी निजी हैं। तो आपके कुछ इल्म में या कोई आइडिया है कि चाइना के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को देखते हुए कि मियाँ साहब उसमें कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं? ये बहस ये खालिस्तान निजी और कोई कारोबारी दौर है? अ, सच्ची बात ये बता दूंगा आपको। सच्ची बात ये है कि मुझे कुछ इल्म नहीं है कि वो चाइना क्यों गए हैं, वो हांगकांग क्यों गए हैं, उनका दौरा किस नोयत का है। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, ये बात तो बिल्कुल साफ शफाफ है कि अब कोई चीज ऐसी पोशीदा तो रहती नहीं है। हम्म। आप अगर हांगकांग गए हैं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो, आप मेरे ख्याल में शायद अभी आप जहाज में आपने कदम नहीं रखना तो आपकी एक्टिविटीज जो है वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। अगर हम्म। आप चाइना गए हैं तो चाइना भी तो कोई आसमान के तेर में सामने आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर आप इंतजार कर लीजिए, हर हम्म। चीज आपके सामने हो जाएगी कि मियाँ साहब किन मकासद के लिए चाइना गए हैं, किन मकासद के लिए अपना गए हैं, अपना हांगकांग गए हैं। सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। मैं जो भी बात करूंगा या जो भी आप बात करें मफहूमों में कायम होगी। हम अपनी अंदाजे लगाएंगे तो अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। एक दो रोज में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में शायद इसमें थोड़ा सब्र बर्दाश्त कर ले तो ज्यादा बेहतर है। शेख साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू से जो तासुर मिला है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, कि नून लीग के अंदर इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है या आज भी जैसे अहम इजलास हुए पार्टी के, आप साइड लाइन हुए हुए हैं या कुछ थोड़े थोड़े नाराज से दिखाई दे रहे हैं? कहीं आप नून लीग से अलग रास्ता तो इख्तियार नहीं कर रहे, या विद इन पार्टी रह के आप अपना एक नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं? अच्छा, आप फिर बड़ा अजीब सा सवाल कर रहे हैं। आप घर में नाराजगी होती है अपने बराबर पे, या आपकी बराबरी हो। यहाँ पे तो बराबरी नहीं है यार। मैं कहाँ एक गरीब और बड़ा छोटा आदमी और कहाँ वो कायदीन, शेख ये साहब, तो 45 कोई साल भी आपको सियासत में हो गए। आपके वालिद साहब भी सियासत करते रहे। आप इतना मैं सियासी कुछ नहीं घराना है, कर आप सकता। फिर आप अपने आप को ये तो ये बात तो मैं दूसरे दोस्तों को भी समझाता हूँ कि आप या तो हो ना, मैं मेरी नाराजगी किसी को नुकसान दे सकती हो या मेरी नाराजगी से किसी को फर्क पड़ सकता हो। अगर मैं अपनी जगह पे किसी से नाराज होता हूँ तो वो कहेगा 10 दफा नाराज हो यार, मुझे क्या, हम्म। मेरी सियासत का मेरी जात को फायदा था, मेरी सियासत का किसी और को फायदा थोड़ी है। मैं तो दोस्तों को भी ये बात समझाता हूँ। अभी भी मैं अपने दो चार दोस्त मेरे, मैं उनको यही बात समझा रहा था कि नाराज होने का फायदा या नाराज होने का मकसद वहां पे चलता है जहां किसी को ये परवाह हो कि इसके नाराज होने से हमें कोई नुकसान पहुंचेगा। जैसे हम्म। मैं हूँ, मुझे हर वक्त अपने दोस्तों के साथ एक रहता है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई दोस्त मुझे 2 4 दिन नहीं मिलता तो मैं समझे यार नाराज ना हो गया, तो फौरन पूछता हूँ उसको कि मुझे पता है कि मुझे नुकसान होगा। हम्म। यहाँ पे मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इतफाक नहीं करता। हाँ, वो अगर पार्टी कायदीन आपसे नाराज हो जाए तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, आपकी सियासत खत्म हो जाएगी।
ये समझ आती है बात। अच्छा शेख साहब ये बताएं, अब पार्टी के साथ तो है ना, आप मुस्लिम लीग नून के साथ ही है ना अभी? जी सर। मुस्लिम लीग नून के साथ ही है ना अभी आप, या उसके साथ भी नहीं है नहीं, आप? मैं आपको एक और बात बता दूं। मैं आपको एक और बात जरा वाजिया कर दूं। देखें, हमारे मुल्क में, बिलखसूस हमारे मुल्क में सिर्फ सियासत होती है जीतने वालों की। हम्म। हारने वालों की कोई सियासत नहीं होती, और ना ही उनको कोई याद करता। नहीं देखिए, साद अब रफीक मैं साहब को सेक्रेटरी जनरल बना रहे हैं शायद पार्टी का, खबरें तो ये आ रही हैं, वो भी तो हारे हैं इलेक्शन। मैं बड़ा फकीर आदमी हूं। मैं हर हाल में खुश रहता हूँ। रख लेंगे तो उनकी मेहरबानी है, नहीं रखेंगे तो उनकी मेहरबानी है। मैं उनको जबरदस्ती तो कर नहीं सकता जनाब। अच्छा, ये जो सारी मौजूदा सूरत हाल है, आप इसको किस तरफ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि मियाँ साहब जो है कि कुछ अरसे तक ये भी कह सकते हैं कि अपने नैरेटिव को, अपनी जो एक सियासी उनका बयानिया था उसको बहाल करने के लिए, कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को छोड़ें, इस्तीफ़ा दें, पीयूष पार्टी बनाती है तो आप बेशक सपोर्ट कर दें, लेकिन हम जो है कि वो अपने उस असल मौक़िफ़ के ऊपर आएंगे जो हमारा मौक़िफ़ था। हम हुकूमत की खातिर रसूलों पर सौदेबाजी नहीं कर सकते। आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? मैं आपको गुजारिश करूं, आपके एक सवाल का मेरे नज़दीक कोई मकसद नहीं है। मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको ये बात बता दूं। हम्म। आप जो मर्जी कर लें, आप जैसा मर्जी एक्ट कर लें, जब तक आप इस मुल्क के उन लोगों की, जो लोग इस वक्त कसम खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो इस वक्त परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो इस वक्त भूख और नंग की जिंदगी गुजार रहे हैं, जब तक आप उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, आप किसी सूरत भी सियासी तौर पे ग्रो नहीं कर सकते। हम्म। और ये मेरा एक आपको, आपकी विसासत से उनको मशवरा है कि हर किस्म के एक्सपेरिमेंट करने छोड़ दें। हम्म। अपनी फोकस करें अपने उन मसाइल की तरफ जो वाकई हकीकी मसाइल हैं। आप ये समझते हैं कि आटे पे सब्सिडाइज करने से आप अपने हालात को काबू कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। आप ऐसे मौके फराहम करें, आप ऐसे जराए फराहम करें, आप ऐसे हालात फराहम करें कि लोग अपनी कमाई कर सकें, लोग अपना रोजगार कमा सकें, लोग अपने रोजगार पे जा सकें, इस मुल्क का पहिया चले। तो फिर जाके आप, मेरे ख्याल में शायद मैं ये बात कहने पे बिल्कुल हक पे जा रहा हूँ कि अवाम सिर्फ उसके साथ मुखलिस है जो उनके मसाइल को देखेगा। हम्म। अवाम किसी के रिश्तेदार नहीं है, हम्म। ये बात तय है। आप अगर उनके मसाइल को हल करेंगे तो आपका साथ देंगे, जिंदाबाद। और अगर आप नहीं देंगे, नफरत का इजहार शायद अवाम इससे ज्यादा बदतर तरीके में करें। हम्म। कि मेरी ये सोच है। एक आपके सवाल का इसके ताल्लुक एक तो नहीं था, लेकिन मैंने उनको अपनी सोच आपको बता दी। आपकी इजाजत से हो सकता है ये उनके किसी काम आ जाए। जी, ये बताएं कि जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से जो पीटीवी के ऊपर सारा लाइव दिखाया गया, कि ये जो मशवरा दिया गया कि आप अगर माशी तरक्की चाह क्या रहे क्या हैं क्या तो आप, क्या क्या ये जो कराची में शहबाज शरीफ साहब गए थे, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग हुई थी, उसको फिर बराह रास्त दिखाया गया मीडिया के ऊपर भी। और आरिफ हबीब साहब ने जो कहा कि आपने पीपल्स पार्टी से या मुखालफिन से हाथ मिलाया, अच्छी बात है, आप जो है हमसायों के साथ, इंडिया के साथ भी हाथ मिलाएं, और अडयाला जेल में जो कैदी है उसके साथ भी हाथ मिलाएं, ताकि मुल्क आगे की तरफ बढ़े। तो ये जो वो मशवरा दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ये एक फिजिबल सोल्यूशन है, या इससे हटकर भी कुछ ज़रूरत है? अब मुझे यकीन कीजिए कि जिस किस्म के ये मशवरे हैं, ये मशवरे अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने जो आपसे बात की है ना, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। आपको किसी न किसी वक्त फैसला ऐसा करना होगा जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर। अगर आप समझते हैं कि ये जो आप मशवरात अभी आप बयान फरमा रहे थे, उनसे किसी का पेट भर सकता है तो कर लीजिए, मुझे क्या इतराज। लेकिन अगर इन मशवरों से, इन चीजों से पेट नहीं भरता। हम्म। कराची का आप खिदमत करना चाहते हैं ना, कराची की, ये हम्म। छोड़ दीजिए हाथ मिलाने, पीपल्स पार्टी पुराना लोग, पुराने ये। कराची के लोगों को आज तक आप पानी नहीं दे सकते। हम्म। इसको क्या आप अलमिया हो सकता है। शेख साहब, आखिरी मेरा चीज़ नहीं ख्याल। बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि जब तक अवाम पे तवज्जो नहीं करेंगी सियासी जमातें, मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं, तो
अभी इस वक्त जो हुकूमत है या जिस किस्म की तर्ज हुक्मरानी है, इसमें आप समझते हैं कि वाकई सही डायरेक्शन पर है? अगर नहीं है तो क्या इनको करना चाहिए फिर? मैं तो आपको कहा है कि हर किस्म की जो जो आपकी सोच है ना, उसका महवर, उसका फोकस, उसका नुक्ता सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के जो आपके मसाइल हैं उन पे होना चाहिए। और कई ऐसे इकदाम हैं। अमेरिका आपको आंखें दिखाएगा, दिखाने दें, परवाह ना कीजिए। आप ईरान से बेहतरीन गैस सस्ती ले सकते हैं, आप ईरान से सस्ता तेल ले सकते हैं, आप रशिया से तेल सस्ता ले सकते हैं। आप हर उस मंडी में जाएं जिसमें जहां पे सस्ता हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको गुजारिश करूंगा, आज दुनिया कहां पे कहां जा रही है, आप फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। आपको तो इस वक्त अगर आप जरा गौर कीजिए, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि दिल्ली शहर में 2000 पॉइंट हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज करने के, हम्म। जो गाड़ियां उन्होंने वापस। हम्म। अब क्या उसका फायदा होती है? आपकी पोल्यूशन खत्म, आपका जो ऑयल का जो आपका है बिल वो रिड्यूस होगा, आपके डॉलर के ऊपर वो जो प्रेशर है वो कम होगा। पर यहां पे तो अजीब गंगा ही उल्टी बहती है। हम्म। मतलब आप सोलर सिस्टम जो देना चाहते हैं, आप सोलर सिस्टम पे जितनी ड्यूटी है सब छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। लोगों को इनकरेज कीजिए, लोगों को कायल कीजिए कि वो सोलर सिस्टम अडॉप्ट करें, हम्म। आपकी बिजली खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन जो इस किस्म का मशवरा देता है। डैम जो है वो बिजली बनाने के लिए नहीं है, माइंड यू। डैम होते हैं आपके वाटर रिजर्वायर, ज़राई मकासद के लिए भी और पानी के लिए। बिजली बना लेते हैं। अब बिजली बनाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन वो कभी मानेंगे नहीं, वो है रन ऑफ रिवर। रन ऑफ रिवर जो है उससे बड़ी सस्ती और बड़ी जल्दी बिजली बन सकती है। और वो सिर्फ बिजली बनाने के लिए आप बना सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉपर लगाए, उससे आप बिजली बनाए, आगे चले। सबसे लंबा आपका स्ट्रीम है दुनिया का, जो कहां से शुरू होता है, क्या चीन से शुरू होता है आपका वो। आप और उसमें मेरे ख्याल में 100 डैम डैम तो नहीं, 100 वहां पे आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं बिजली बनाने के। नहीं, मेरी कौन मानेगा, आपकी कौन मानेगा? चलें, आप अपना काम कीजिए, मैं इस अपना काम। इस पुरुमीद नोट के साथ हम ये ख़त्म कर सकते हैं कि हमारी हुक्मरान क्लास जो है वो एटलीस्ट अपनी तरजीहात का असर नो तयन करें और फोकस उनका आवाम का हो, तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब हमारे से बातचीत करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान के इन्हीं मामलात के ऊपर, सियासी इशूज़ के ऊपर बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत को जारी रखेंगे और 2-3 बड़े अहम डिसीजन सामने आए हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बिल आखिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान शामिल हुए थे उनकी इस हैसियत को तस्लीम कर लिया है और जो पार्टी पोजीशन उन्होंने जारी की है नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की रिक्वेस्ट के ऊपर, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दूसरी बड़ी जो पार्टी है उस डिक्लेयर किया गया है। अगरचे इनके जो 82 अरकान कहे गए हैं लेकिन इनको कोई रिजर्व सीट नहीं दी गई, तो क्या अगर जिस पार्टी को तस्लीम किया जा रहा है उसकी पार्लिमानी हैसियत को तस्लीम किया जा रहा है तो फिर रिजर्व सीट उनकी बनती थी नहीं बनती थी? ये इस मौके के ऊपर कितना रेलेवेंट क्वेश्चन होगा कि जब आलमोस्ट तमाम असम्बलियों में रिजर्व सीट भी एलोकेट की जा चुकी हैं, हलफ भी उठाया जा चुका है, मासवाई केपी के अंदर कुछ इशू अभी चल रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। और कुछ जो है कि वो जो जजेस ने 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिखा था उसके मामले के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी बेंच बना है, 30 अप्रैल को समाअत होगी। तो ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। सलमान अबूज़र सलमान न्याजी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ भी हैं और बड़े एक्टिव हैं इस वक्त, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और महमूद मौलवी साहब IPP के रहनुमा हैं, वो हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। अबूज़र आपसे ज़रा ये पूछ लेते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत एक मुहावरा होता है, तो क्या इस जगह पे फिट आ सकता है कि एक तरफ तो सारा रिजर्व सीट का कोटा शोटा सारा फुल करके अब अनाउंस किया गया, तो ये जस्टिफाई करता है या आप समझते हैं कि नहीं इसको अभी भी आप चैलेंज करेंगे? देखें, ये वो चार्ल्स डिकेंस का नावल था ना, टेल्स ऑफ टू सिटीज़, उसमें बड़ी प्यारी बात थी कि वो इट इज़ द एज ऑफ विजडम एंड एज ऑफ फुलिशनेस एट द सेम टाइम। ठीक है, वो हमें समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन सोच रही क्या है, करना क्या चाह रही है। पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को, हमारा तो शुरू से आर्गूमेंट ही ये है कि जब इंडिपेंडेंट
कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसके तनासब से आपके आईने पाकिस्तान के तहत उनकी रिज़र्व सीट्स का जो रेशो होती है वो डिटरमिन उसी वक्त हो जाती है। अब ये लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट्स, और अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं, अभी जो कुछ इलेक्शंस हुए कुछ सीटों पे जो डिले हो गए थे, अगर आपको याद हो कि कैंडिडेट की वफ़ात के बाद वो दोबारा हुए हैं, तो उन और कोहाट का उनको तो आप कंसिडर ही एसआईसी का कैंडिडेट करेंगे और फ्रॉम द डेट ऑफ द जनरल इलेक्शन। तो अब ये बिल्कुल एक अचार बन गया है जो इलेक्शन कमीशन की अपनी ही इनकॉम्पिटेंसी, अपनी ही, हम तो इसको कहते हैं बदनीति है, जिस तरह डिप्राइव किया गया रिज़र्व सीट से। और उसका मकसद सिर्फ एक था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हिस्सा बनता है आपका असम्बलीज़ के अंदर रिज़र्व सीट्स का, उससे उसको डिप्राइव किया जाए। और वो इनको रिज़ल्ट तो मिल गया, लेकिन अब एक बड़ी अजीब व गरीब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। आप एक साइड पे रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि आपकी रिज़र्व सीट्स नहीं बनते, लेकिन एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट हैं। सो इट्स द बर्डन इज़ ऑन द इलेक्शन कमीशन शोल्डर्स नाउ। हम तो अब कोर्ट जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ऑलरेडी कह चुका है। अगर हमारे रिजल्ट अब देखें, वो जो बाजोड़ वाली सीट और कोहाट वाली सीट तो हमारी वो फेवर में जा रहा है अब, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट गए और उसके भी खिलाफ। लेकिन मेन जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके जितने नंबर ऑफ MNAs या MPs होते हैं उसके तनासब से उनकी रिजर्व सीट्स होंगी। इसका एग्जांपल ये देख लें, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी उसकी 10 सीटें हैं, उसको इंडिपेंडेंट्स जब ज्वाइन करते हैं विद इन 3 डेज़, तो उसका जो रिजर्व सीट्स का जो रेशो होती है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स आइन खुद कहता है कि इंडिपेंडेंट्स भी जब ज्वाइन करते हैं तो रिजर्व सीट्स का कोटा आएगा। सो अब ये इलेक्शन कमीशन ही नहीं सारी मेस क्रिएट की है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मेस को क्लियर करेगा। जो हमारा राइट है, जिस राइट के बगैर ही इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कराया, सेनेट का इलेक्शन भी कराया, जो एक फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट, जिसका इलेक्टोरल कॉलेज है, सेनेट, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, उसमें मिनॉरिटीज़ का आप देखें उनका कोई हक राय भी नहीं दी गई। एक आपके उसके तबके की एक खातून जो ख्वातीन का तबका है उसकी भी राय नहीं है। सो ये इलेक्शन कमीशन इज रिस्पांसिबल। 50% नुमाइंदगी नहीं है कि जो सीट होती है, वही देखें ना आप, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेस क्रिएटेड सोली बाय द इलेक्शन कमीशन, ईदर ड्यू टू IDs और ड्यू टू इनकॉम्पिटेंसी, एंड इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसने मुल्क के साथ ज्यादती की है, इस मुल्क के अवाम के मैंडेट के साथ ज्यादती की है, तो इनको जवाब देना पड़ेगा इसका। महमूद साहब, आपकी तरफ मैं ये आता हूँ कि इस इलेक्शन से बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में पोलिटिकली फैली हुई है और कुछ माशी बहरान जो है वो वक्त के साथ साथ गहरा होता जा रहा है, इलेक्शन के बाद अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, कुछ सियासी इस्तेहकाम आएगा, कुछ सारे मिल बैठ के सर जोड़ेंगे, कुछ मुशावरत करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन के बाद तो मैस ज़्यादा बढ़ गया है जो इससे पहले था। तो आप नहीं समझते कि इसमें इलेक्शन कमीशन को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था शायद उसमें वो नाकाम हुआ है, और अभी भी अगर इसको ठीक करना हो तो आपके नज़र में क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि जो आप बात कर रहे हैं कि जी मेस, तो देखिए इस वक्त जो है इकनॉमी तो बेहतरी की तरफ ही जा रही है और आवाम को रिलीफ भी मिलना शुरू हो रहा है। तो मेरा नजरिया कुछ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसकी वजह देखें, जो आटा 150 रुपए किलो था आज 98 और 100 रुपए किलो बाजार में मिल रहा है। तो आटे की कीमत कम हो गई, दालों की कीमत कम हो गई, तेल की कीमत कम हो गई। अभी सिर्फ जो है मेरा ख्याल से पेट्रोल और डीजल एक और कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो इकोनॉमी तो मेरे ख्याल से सही चलेगी। उसकी वजह ये है, देखिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि मिल के, देखिए ये मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी का बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने मिल के, और ये है कि इस इलेक्शन को कामयाब बनाया PMLN के साथ समझौता करके, ताकि मुल्क का पहिया चलता रहे। अगर सारी पार्टीज मिल जाती हैं इसमें कोई खबात नहीं है, मगर अगर कोई पार्टी कहेगी कि जी मैं किसी से बात नहीं करूंगा और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानता हूं, दैट्स नॉट जस्टिफाइबल। उसकी वजह ये है, देखें सबकी एग्जिस्टेंस है। मैं कहता हूं PTI एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, PMLN है, और जिसको आप कहें एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। और ये कोई अजूबी चीज नहीं है पूरी दुनिया में। अगर आप कहें कि जी हम किसी को नहीं मानते और हम एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे और हम ही हम होएंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है।
देखिए एक ना, नुक्ता महमूद साहब, एक जो नुक्ता है ये है कि मुझे ये भी बताइएगा, जो रेट आपने बताए ये किस शहर के बताए हैं? कि पिंडी इस्लामाबाद में तो अभी मैं कल छुट्टी थी मेरी, ग्रॉसरी करके आया हूँ, मुझे तो ये रेट यहाँ पे एटलीस्ट पिंडी में तो नज़र नहीं आए। इस्लामाबाद नहीं निस्बतन देखिए, महंगा है पिंडी से। मैं ये नहीं इन्फ्लेशन भी देखिए, देख लेना। जिन चीजों पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं अथॉरिटी से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी अपनी मिलें हैं। मैं हाँ। इसलिए इतनी अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ। कराची के अंदर आपको 100 रुपए किलो आटा, ठीक है ना, 98 में जो है 97 98 में मिल वाले जो है डिलीवर कर रहे हैं जो है, और उसके बाद 100 रुपए में आटा मिल रहा है। और आप ये देखें, मुझे तो ताज्जुब होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो उन्होंने स्टे दे दिया कि जी रोटी की कीमतें कम करने की जो है नहीं होनी चाहिए। अगर 100 रुपए किलो आटा नहीं है तो आप लाहौर में चले जाएं। अगर देखें, आप कहें कि दुकान वाला ले रहा है तो वो नाजायज है, उसकी वजह ये है 86 रुपए किलो गंदम है, मैं उसकी पूरी वर्किंग आपको देता हूँ। और आप घी की कीमत देख लें, कम हुआ है। देखिए, अगर रोटी की कीमत, जब आटा 100 रुपए का हो गया है जो कि 150 रुपए का था, तो आप समझते हैं रोटी की कीमत कम नहीं होनी चाहिए? ये महमूद साहब, ये पिंडी इस्लामाबाद की फ्लोर मिलों को भी तो दें ना ये आप फार्मूला, ये फिर अमल क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर? ये मैं कहूंगा पूरे ऑल पाकिस्तान में है। ये मैं आपको पंजाब का भी बता रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर नहीं है तो आप अपने चैनल के तहफ़्फ़ुज़ से आप इसको टेकअप करें और आप एसोसिएशन को बुलवाएं। नहीं, इस पे बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, सारा एक पूरा प्रोग्राम भी करेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मुझे ये बता दीजिएगा, फिर ये सलमान भी इस पे बात करेंगे कि एक ये ख्याल किया जाता है, और ये कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रॉपर्टी है और वो मैं आपसे छीन लूँ या उसके अंदर घुस जाऊँ या वहाँ बैठ जाऊँ, और फिर आपको आपका हक देने की बजाय ये कहूँ कि अच्छा आप मुझसे मुज़ाकरात कर लें, आएँ बैठें, तो क्या आप क्या लाएअमल इख्तियार करेंगे? क्योंकि दूसरे फरीक का ये ख्याल है कि मैंडेट तो उनका था, उनसे छीना गया, बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जी डाका मारा गया, चोरी की गई, तो हम कैसे उनके साथ बैठ जाएँ? तो मैंडेट वापस किया जाए तो फिर बैठ के बात हो सकती है। ये जो नुक्ता नज़र है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि आप शुरू से इंटेंशंस को देखें ना। देखिए, अगर आप कहेंगे कि मैंडेट जिस पार्टी के पास है, ठीक है ना, और वो जो है एस्टेब्लिशमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेगी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठेगी, तो मैं आपको कहूं कि ये मुमकिन है ही नहीं। समझे ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ा क्लियर हूं। मैं देखे ना, मैं इस बात पे इसीलिए क्लियर हूं क्योंकि मैं जो कहूंगा उसकी वजह, देखिए, आदमी को अग्री करना पड़ेगा जिस हम मुल्क में रह रहे हैं। आज कोई अचानक तो नहीं है। देखे ना, मेरी एक उम्र हो गई है, आप ये देखें 70s से चल रहा है। देखे ना, उसके बाद से आप ये देखें, एस्टेब्लिशमेंट का क्या दुनिया भर में रोल नहीं है? क्या CIA का रोल अमेरिका में नहीं है? क्या दूसरे ममालिक में नहीं है? लेकिन CIA या अमेरिका ने 3-3 दफा मार्शल भी नहीं लगाया हुए में, उस साहब क्यों? देखिए, सलमान साहब, देखिए मार्शल उस वक्त लगा, मैं आपको बताऊं ना, जहां देखे मार्शल बिल्कुल मैं कहूंगा कि होना चाहिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट। महबूब साहब, एस्टैब्लिशमेंट के जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और जो अहमियत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। और मुल्की दिफा, कौमी सलामती, और जो कौमी सलामती के इदारे होते हैं उनका किरदार होता है, वाकई उसको बड़ी कदर की निगाह से देखना चाहिए। इज़्ज़त और एहतराम सर आँखों पर। लेकिन जब सियासत आपने करनी है और आपने वो काम नहीं करना जो उनका काम है, और उन्होंने वो काम नहीं करना जो आपका काम है, तो मेरा ख्याल है एक ये चीज़। नहीं, मैं इसमें आपसे अग्री करता हूं, मगर ये तो नहीं हो सकता कि मैं उनको बुरा भला बोलना शुरू करूं। देखें, बिल्कुल जिसका जो काम है बैठे टेबल पे आए, बात करें। देखें ना, जब गवर्नमेंट थी PTI की, ठीक है ना, उस वक्त भी जब गवर्नमेंट जा रही थी, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी कहती रही कि हमारे साथ बैठे। आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्यों नहीं बैठ जाते? पीपल्स पार्टी PMLN के साथ एक मिनट को लिए एस्टेब्लिशमेंट को साइड पे कर दे। आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी। चले ये अबूजर से पूछ लेते हैं ना, कि अबूजर से पूछ लेते हैं कि ये जो नुक्ता नज़र है कि PTI किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है सियासी जमातों के साथ, तो अगर बैठेंगे ही नहीं तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, आपने मेरे सवाल का पहले ही जवाब दे दिया जब आपने क्वेश्चन किया था। देखिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। फॉर्म 45 जो होता है ना, दैट इज़ अ रिज़ल्ट एज़ पर द इलेक्शन एक्ट 2017। अगर मैं फॉर्म 45 पे जाऊं तो मेरी टोटल जो असम्बली की सीट्स बनती हैं वो 176 बनती हैं। अगर आप मेरे से मेरी आधी दौलत छीन लें और फिर आप मुझे कहें कि आए बैठ के मुज़ाकरात करते हैं और मिल के वो बिज़नेस करते हैं और आगे चलाते हैं, तो आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। पहले जो मेरा हक है
वो मुझे वापस करें, और ये मेरा हक नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का हक है, उनका दिया हुआ मैंडेट है। तो मैं इस तरह की सिचुएशन में आपके साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरी जो मॉरल अथॉरिटी होगी वो ही क्वेश्चन हो जाएगी कि मैं उन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ जिन लोगों ने मेरा हक छीना। तो इस वजह से बैठने की बात नहीं है यहाँ पे है मेरा राइट जो है, मुझे वो वापस किया जाए। और जहाँ तक बात है कि देखें, इस मुल्क में एक चीज़ है जो मुझे और आपको और महमूद मौलवी साहब को बड़े काबिल एहतराम है, हम सब को गाइड करता है, वो इस मुल्क का आइन है। और इस मुल्क के हर इदारे को, इंक्लूडिंग आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, आपकी जुडिशरी हो गई, आपकी पार्लियामेंट हो गई, वो सबको एक तरीक़ाकार बताता है, एक निज़ाम बताता है कि आपने किस तरह चलना है। और उस पर जो आला ओहदों पे जो अफसरान बैठे होते हैं उनका हल्फ है, उसके अंदर दर्ज है, वो उसमें लिखा हुआ है कि कौन से इदारे जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते और कौन कर सकता है। अगर ये कहा जाए कि जी मेरा हक मेरे से इस वजह से छीना गया है कि मैं कुछ इदारों के ख़िलाफ़ बात करता हूँ या कुछ अशख़ास के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ इस वजह से कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरे से मेरा मैंडेट छीना गया है, तो इसकी ना कोई कानून में गुंजाइश है इस जस्टिफिकेशन की, ना कोई कानून में इसके रीजंस हैं। अगर आप ये कहें कि जी मैं आपसे इस वजह से आपको मैंडेट नहीं दिया गया कि आपके इदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, कभी क्या ऐसे हुआ है कि अमेरिका में CIA या ब्रिटेन के अंदर MI5, MI6 या इंडिया के अंदर आप कहें कि रॉ जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में इस तरह इंटरफेयर करे कि वो इलेक्शन के रिजल्ट्स चेंज कर दे? ऐसे कभी नहीं हुआ। तो इस वजह से ये कहना कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल बड़ी स्ट्रांग होंगी भी सही, लेकिन वहाँ पे जो करते भी हेलरी क्लिंटन के साथ और ट्रंप के साथ जो हुआ था कि पॉपुलर वोट, हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि खबर लीक हो गई थी ना, लेकिन उन्होंने जाके बैलेट बॉक्स तो नहीं रिप्लेस कर दिए ना, वो तो एक प्रोपेगेंडा वॉर होती है, वो चलती है पूरी दुनिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुल्क का इलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप फिजिकली इंटरफेयर करके रिजल्ट्स चेंज कर दें। इस वजह से देखें, इस मुल्क का सलूशन अगर हमने देखना है वो इसी चीज में है कि अगर आप इस मुल्क के आइन पे अमल करेंगे, कोई भी हो इलेक्ट होके आ जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अवाम का चेहरा हो, पार्लियामेंट में वो लोग जाएं जिनको वाकई ही हकीकी मानों में अवाम ने वोट दिया है। और यहाँ तक रोल की बात है, देखें आपके सामने है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज कह रहे हैं चीख के हमें डराया गया, हमें धमकाया गया। इस वजह से अगर वो भी आप देख लें, जुडिशल प्रोसेस में भी इंटरफेरेंस है, इससे हम तरक्की नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की जब तक उस मुल्क में सबसे पहले एक चीज नहीं सेटल हुई, दैट इज द रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ लॉ जिस सोसाइटी में सेटल हुआ है, जिस सोसाइटी में अपहोल्ड हुआ है, उस सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है, उसके बगैर कभी नहीं प्रोग्रेस किया। और जहां तक इकोनॉमी की बात है, माशाल्लाह रोटी सस्ती हो गई है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, आप अपना GDP ग्रोथ रेट देखें, वो बिल्कुल रिकॉर्ड आपका नीचे गया हुआ है। आपका एम्प्लॉयमेंट रेट देखें आप, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट इतना पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। सो मुझे ये वाली इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ पे है। आपको कोई मुल्क पैसे नहीं दे रहा, आप जाके मांग रहे हैं, IMF की कंडीशनैलिटीज़ आनी है, महंगाई बढ़नी है आपकी कम नहीं होनी। आपके पास कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं है। ये PDM वाला जो एक हम पे मुसल्लत हुआ था, वो सारी गवर्नमेंट हुई थी, उसके दरमियान में क्या हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशंस। अभी US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई, आपने देखी होगी। कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जो उन्होंने पॉइंट आउट नहीं की जो ठीक है इस वक्त। तो देयर आर सर्टेन इश्यूज, इतना आसान नहीं है, मुल्क में बहुत प्रॉब्लम्स है, और सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि आपने आईने पाकिस्तान को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान के इन्हीं मामलात के ऊपर, सियासी इशूज़ के ऊपर बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के कुछ सियासी मंजरनामे की। महबूब साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अबूदर सलमान जैसे कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर डोमेन मुकर्रर है, तमाम इदारों की, जमातों की, हर जितने भी स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की, इवन आवाम के जो राइट्स हैं वो भी हैं। लेकिन जब हम डोमेन अपनी क्रॉस करते हैं, गैर आइनी इकदाम होते हैं, तो उसके नतीजे में मसाइल पड़ते हैं। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपकी IPP पार्टी के हवाले से, हाशिम डोगर साहब पंजाब में आपके सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि IPP प्रोजेक्ट, उन्होंने, अब ये सियासी जमात नहीं लिख रहे, वो कह रहे हैं जी IPP प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का नाकाम तरीन प्रोजेक्ट था और बहुत से ख़ानदानों की सियासत तबाह कर दी गई है। अब ये जो इस चीज़ की इंडिकेशन करती है कि सियासत के अंदर इन्वायरमेंट जो इदारों की है वो है इसके अंदर। तो आप नहीं समझते कि सियासत जमातों के ऊपर छोड़ दी जाए, कौमी सलामती दिफा इदारों के ऊपर छोड़ दिया जाए, इसी तरह बाकी जो इंसाफ है वो अदलिया के ऊपर छोड़ दिया जाए? ये जो इंटरफेरेंस है,
कई 6 जजेस बेचारे अभी गिला कर रहे हैं। शौकत सिद्दीकी साहब आज से 5 साल पहले यही गिला करते करते जो है कि वो अदलिया से फारग हो गए, फिर अभी उनके हक में फ़ैसला आया। तो आप समझते नहीं है कि इस डोमेन के अंदर रहना चाहिए, अदरवाइज जो है कि मसाइल ये बिगड़ेंगे? देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूं बहुत सी चीजों पे, मगर देखें होना ये चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा। देखिए होता क्या रहा है, 2018 के इलेक्शन में यही पोजीशन थी जो आज पीएमएलएन की है, ये पोजीशन पीटीआई की थी। ठीक है ना, पीएमएलएन रो रही थी, एमक्यूएम कराची में रो रही थी। आप मुझे बताएं ना, उस वक्त आपने कहा कि जी एक्सेप्टेबल है, उसकी वजह यह है कि वो आपको सूट करता था। उससे पहले जो पीपल्स पार्टी को सूट करता था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उससे पहले पीएमएल, देखिए ना, हर जब तक ये सारे पार्टीज मिलके ये अग्री नहीं करेंगे कि जी हमारी एक पॉलिसी क्या है, देखिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना पड़ेगा। आप मुझे बताएं 2018 में पीएमएलएन यही रोना रो रही थी कि हमारा मैंडेट छीना गया, क्या नहीं छीना गया? वैसे महमूद साहब, आप कराची से जीत कर आए थे, एमक्यूएम जो गिला करती थी, तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त गलत जीते थे? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कई दफा टीवी पे कहा ये एक कल्चर है हमारा, ठीक है ना, और एक जो है नॉर्मल चीज हो चुकी है। कोई पहली बार तो नहीं हुआ। 2013, 2018 और 2023 कौन से अजूबी फर्क आया है? और ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इसको खुद जो है मैं कहूंगा पुष्पनाई करते रहेंगे, चाहे टाइम टाइम का गेम है। पीटीआई ने अपने टाइम पे इसकी पुष्पनाई की, पीपल्स पार्टी ने अपने टाइम पे की, पीएमएलएन ने अपने टाइम पे की, तो ये बदकिस्मती है। जब तक पॉलिटिकल पार्टी सारे नहीं बैठ जाएंगे तो आप क्या समझते हैं दूसरे मतलब जो है इदारे तो नहीं आपको आगे करेंगे। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ने मिसाक जमहूरियत किया था और उसके अंदर ये एक नुक्ता था कि हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो कर रही है ना। देखिए पीटीआई क्यों नहीं आगे बैठ रही? अभी मेरे भाई जो कह रहे थे, बिल्कुल बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मगर मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें पॉलिटिकल पार्टी से बैठ के बात करना जरूरी है अगर हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। अच्छा, ये नहीं हो सकता हमने कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बात ना करें। महबूब साहब, हमने मुतअद्दिद जो लोग हैं पंजाब के अंदर भी पीएमएलएन से या पीपल्स पार्टी से जो वाबस्ता है, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि नहीं हम जीते नहीं हैं, हम हारे हुए हैं, हमें जितवाया गया है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, फॉर्म 45 मौजूद है। अच्छा, 2018 या 2013 और 2024 में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उस वक़्त जो है कि 15, 20, 25, 30 हलकों के ऊपर मुतनाज़ चीज़ें होती थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए नहीं भी गए, हम उसमें डिटेल में जाते। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ तो आपको मेजॉरिटी रिजल्ट जो हैं वो चेंज दिखाई दे रहे हैं और पार्टियाँ खुद कह रही हैं, अब नून लीग हुकूमत के है और उनकी आधी से ज़्यादा पार्टी मीडिया के ऊपर बैठ के कह रही है कि नहीं जनाब ये नताइज, हम तो हारे हुए थे, हमें भी कहा गया रात को 12 बजे कि आपको जितवा देंगे। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि वो जो था कि मैंडेट का एहतराम का मामला, यहाँ पे शायद गलती हो गई है सियासी जमातों से जिन्होंने हुकूमत ले ली है। आप नहीं समझते? देखिए मैं आपने अभी खुद वाजे किया कि पिछली दफा 25 से 30 सीटें थी। देखिए अगर ये बीमारी बढ़ती चले जाएगी तो रिजल्ट्स तो यही होंगे ना। जब 15-20 थे लोग खुश थे, फिर 25-30 हुए, तो अगर आज 50-60 हो गए, कल 70-80 हो जाएंगे। तो हम इसको स्टॉप लगाने के लिए मैं फिर कहूंगा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी ऑन बोर्ड टुगेदर। अबू सर, ये जो नुक्ता है कि आपका एक तरफ है कि इलेक्शन कमीशन, उसके बाद फेज आता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बाद आपकी मजीद अपीलें होती हैं, तो ये तो एक लीगल फोरम है जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, गए हुए हैं, वहाँ पे ताख़ीर है, जो भी है वो सारी चीज़ें हैं। एक होता है फिर पार्लिमानी फोरम, जो भी अच्छा बुरा बना, आपकी पार्टी भी है वहाँ पे, अपोजिशन लीडर भी हैं, कि आप समझते हैं कि ये प्रोसेस भी चलता रहे और साथ आप एक पार्लिमानी कमेटी बने, तमाम सियासी जमातों की बराबर नुमाइंदगी हो, इस इलेक्शन का एनालिसिस किया जाए और फिर ये फैसला किया जाए कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस इलेक्शन से या तो जान छुड़ा ली जाए और फिर ऐलान किया जाए जी कि ये असूल तय हुए हैं, अब नया इलेक्शन करवा लेते हैं हम। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप 2018 का इलेक्शन देख लें और उसमें देख लें कि ये पीएमएलएन ने कितनी इलेक्शन पिटिशंस फाइल की थी, मेरे ख्याल से 5% भी सीट्स चैलेंज नहीं की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस इलेक्शन में आप इनकी तकरीबन 80 to 90% सीट्स चैलेंज है और फॉर्म 45
विच इज़ एन ऑफिशियल रिजल्ट, उसके साथ सपोर्टेड चैलेंज हुई और जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स के फॉर्म 45 भी साथ हैं और TLP की भी है। सो आप उस रिगिंग को इस अगर कोई थी तो इस रिगिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ वहाँ पे तो चले सुना RTS बैठ गया, ये हो गया, लेकिन ये अग्रीव्ड थे तो इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया? ये सिर्फ बोलते रहे ये हो गया ये हो गया, चले उसको छोड़ दें। अब ये आर्गूमेंट देखिए, सबसे हमारी जो गलती हम कर जाते हैं, काबिल एहतराम है महमूद मौलवी साहब, कि जी ये 2013 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ है, तो अभी भी हो गया, क्या हो गया? नहीं, ऐसे नहीं होता। वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत ग्रो करे, पले पनपे फैले, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे कि इस चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे एज पॉलिटिकल पार्टी। आप कह रहे हैं कि हम इनके साथ बैठ जाएं, ठीक है, अगर हम ठीक है हम बैठते हैं, हमने उनके साथ बैठ के प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं करना, हम उनके साथ बैठ के हमें कोई कमेटीज़ नहीं चाहिए, हमें उनके साथ बैठ के कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए, हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं, लेकिन उसकी फ़र्स्ट कंडीशन ये है जो मेरे से मेरा हक छीना है वो मुझे पहले वापस करें। और साथ उसके ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ पे हमारे साथ बैठना चाहती हैं कि हम इदारों को पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, इस मुल्क के आइन को अपहोल्ड करेंगे, बुनियादी हुकूक को प्रोटेक्ट करेंगे, सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जाएंगे, हकीकी जमहूरियत की तरफ जाएंगे, तो बिल्कुल हम बैठने को तैयार हैं। लेकिन पहले आप अपनी इंटेंशंस तो सही दिखाएं ना, कि आप वाकई ही चाहते हैं कि या सिर्फ आप हम सारे साथ टाइम पास करना चाह रहे हैं। सो अनलेस एंड अनटिल जो गलत हुआ उसको आप कुछ रिवर्स नहीं करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट इन सिटिंग टुगेदर। एतमाद की कमी भी है, हमारे पास 2-3 मिनट रह गए, मैं एक बड़ा अहम इशू है। और जहाँ तक एक चीज़ है, जो ये बैठे थे ये कह रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे कहाँ अमल हुआ? जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसके बाद मियां नवाज शरीफ तो वो केस लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चला रही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ, मेमो केस भी आ गया, वो भी आ गया, उसमें पूरी तरह उन्होंने डिस्टेबलाइज किया। कौन सा ये सिर्फ चार्टर इनका तभी होता जब ये इकट्ठे बैठ जाते हैं फिर एक दूसरे को। जजेस के हवाले से मुदाखलत बड़ी जो हुई है, ये इंडिकेशंस मिली थी 3 अप्रैल की हेयरिंग के अंदर। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था, मिनल्ला साहब ने अपने नोट के अंदर भी बड़ी डिटेल में लिखा कि फुल कोर्ट की तरफ इशारा मिल रहा था, लेकिन अभी 6 रुकनी बेंच बना है। तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या बिल्कुल नामुनासिब है? मेरे ख्याल से ये इशू बहुत सीरियस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जो चीफ जस्टिस साहब का जो इस तरह इसको टैकल करने का जो मुझे तरीकाकार नज़र आ रहा है वो मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आ रहा। अब जब उनका अपना केस था जो उन्होंने फाइल किया था, अपना रेफरेंस चैलेंज किया था, तो वो फुल कोर्ट मांगते थे, उनको 10 मेंबर बेंच भी मिला था। लेकिन जब 6 जजेस हैं सुपीरियर जुडिशरी के, तो उनके लिए आपने एक 6 मेंबर बेंच बना दिया। सो अतर मिनल्ला साहब ने बिल्कुल, अगर आप कहें कि उसमें कोई वाकई ही ऐसी ऑर्डर है जो तारीख में याद रखा जाएगा और जो जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, तो अतर मिनल्ला साहब का ऑर्डर ही है। तो इस वजह से ये सर्वाइवल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल है जो आपके आइन का बुनियादी खदोखाल में से एक चीज़ है। तो इस वजह से इस पर जुडिशरी को सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द रेलेवेंस ऑफ द जुडिशरी इन पाकिस्तान। महमूद साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस मामले को फुल कोर्ट में बैठकर जो है कि वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए, कि ये बार बार जो मुदाखलत होती है, कभी शौकत सिद्दीकी साहब का गिला शिकवा, जस्टिस कयूम की भी टेप हमने सुनी थी, शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू हो रही थी मोहतरमा को जब सजाएं दिलवानी थी, तो ये आप समझते बंद होना चाहिए और इसको बैठ के कोई ऐसा फुल कोर्ट तय करे? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल फुल कोर्ट होना चाहिए। और एक चीज मैं सिर्फ करेक्ट कर दूं कि इस दफा भी जो PTI ने चैलेंज किया, 42 सीटें चैलेंज की है बदकिस्मती से, हालांकि होना ज्यादा चाहिए था, मगर इन्होंने चैलेंज 42 सीटों किया। और जहां तक आप कह रहे हैं कोर्ट्स का, बिल्कुल फुल बेंच होना चाहिए। जो फैसला है जो इस मुल्क के मफाद में हो, व्हाई नॉट। देखे ना, हम सब, ये मुल्क हम सब का है, सारी पार्टीज का ये मुल्क है, हमको इस मुल्क को आगे ले जाना। अभी मेरे भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात की, हम बैठना पड़ेगा और हम बैठेंगे, सबके मफाद में है, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है। देखें, अगर हम पार्टी, हम लोग जिस दिन इंडिविजुअल परस्ती छोड़ देंगे ना और उसूल परस्ती पे आएंगे, ये मुल्क कहां से कहां चले जाएंगे, आगे चल पड़ेगा। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपका, सलमान न्याजी बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, बातचीत हम कर रहे थे कि डेफिनेटली आईन पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावेज़ आता है कि जिसके ऊपर अगर हर फर्द इदारा जो है उस पर मनोअन अमल कर ले तो फिर शायद इतनी ज़्यादा डिबेट और मसले मसाइल ही नहीं होंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।